आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले का जितना भी क्वेश्चन है हमने करा दिया है, उसको देख लीजिएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले हम आपको एक थ्योरम बताएंगे, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। क्योंकि क्वेश्चन 5 में हमारा मध्य बिंदु प्रमेय की सहायता से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हम पहले आपको मध्य बिंदु प्रमेय बताएंगे। जैसे कोई ट्रायंगल है ए बी सी और ए बी भुजा का कोई मध्य बिंदु मान लीजिए यहां पर डी है और ए सी भुजा का मध्य बिंदु ई है। दोनों को आपस में मिला दीजिए। डी ए बी का मध्य बिंदु है ना, तो इनके बीच दूरी भी समान होगी, इसके बीच भी दूरी समान होगी, क्योंकि मध्य बिंदु है ना। मतलब सभी जगह दूरी क्या होगी, समान होगी। यहां पर भी अगर ऐसे मापेंगे दूरी समान आएगी, यहां पर भी मापेंगे दूरी समान आएगी। तो जब सभी जगह दूरी समान आ रही है तो ये दोनों रेखा क्या है, समांतर है। जैसे कि रेल की पटरी है, रेल की पटरी में देखिए इन सब के बीच दूरी समान होती है। रेल के पटरी के बीच सभी जगह दूरी क्या होती है, समान होती है। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि रेल की पटरी समांतर होती है। इसी प्रकार ये इसका मध्य बिंदु है ना, बी ए का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है। तो ये मध्य बिंदु है, तो सभी जगह बीच दूरी क्या होगी, समान होगी। यहां पर भी दूरी समान, यहां पर भी दूरी समान, यहां पर भी दूरी समान। मतलब बीसी समांतर डीई होगा, क्योंकि इनके बीच दूरी समान है तो रेखाएं क्या होंगे, समांतर। तो बीसी समांतर डीई। और देखिए डीई और बीसी में देखिए कौन बड़ा है, देखिए बीसी बड़ा है ना। बीसी देखिए यहां से यहां तक है और डीई यहां है छोटा सा। तो डीई बराबर हाफ बीसी होगा। यही हमारा थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। ये वाली रेखा बड़ी है तो बीसी रेखा दुगनी होगी, या फिर डीई देखिए छोटा है तो डीई रेखा क्या होगी, आधी होगी। या फिर बीसी रेखा दुगनी दिखा दीजिए या फिर डीई रेखा आधी दिखा दीजिए। जैसे देखिए यहां पर दो देखिए भाग हो रहा है ना, उधर जाए गुणा हो जाएगा। तो 2DE बराबर BC। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है ना कि BC रेखा दुगनी होगी। ठीक, तो देखिए BC बराबर 2ED हो गया और DE रेखा आधी होगी, किस रेखा के, BC रेखा के। DE बराबर हाफ BC और BC दुगनी होगी DE रेखा के। यही चीज देखिए है, यही हमारा मिड पॉइंट थ्योरम है। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है। तो एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी है। ए बी भुजा का मध्य बिंदु इसमें दिया गया है डी है, तो ए बी भुजा का मध्य बिंदु डी बना लीजिए। और बी सी भुजा का मध्य बिंदु ई है, तो बीसी भुजा देखिए यहां पर है, इसका मध्य बिंदु ई बना दीजिए। और एसी भुजा का मध्य बिंदु एफ दिया गया है, इसको एफ बना दीजिए। अब सभी को मिला दीजिए। ठीक, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ट्रायंगल डीईएफ और ट्रायंगल एबीसी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब कि एरिया ट्रायंगल DEF बटे एरिया ट्रायंगल ABC निकालना है। ठीक, तो हमने सोचा इसको कैसे किया जाए। तो हमने आपको बताया था कि इस एक्सरसाइज में थ्योरम 6.6 का उपयोग होगा। ठीक, तो इसमें भी थ्योरम 6.6 लगेगा। थ्योरम 6.6 हमारा क्या था, थ्योरम 6.6 हमारा यही था कि अगर दो समरूप त्रिभुज है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात
उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होती है। यही हमारा थ्योरम 6.6 था, इसको हमने प्रूव भी कराया था। ठीक, तो इसमें देखिए थ्योरम 6.6 लगेगा, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये है ना कि जो ये दोनों ट्रायंगल होने चाहिए, दोनों समरूप होने चाहिए, तभी हम थ्योरम 6.6 लगा पाएंगे। तो क्या ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल ABC समरूप है? नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही नहीं गया है। तो हमारा टारगेट क्या है, हमको करना क्या है, पहले हम आपको बता दे रहे हैं। इसको एग्जाम में नहीं लिखना होता है, इसको हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। देखिए हमको क्या करना है, हमको इसमें थ्योरम 6.6 लगाना है, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। और थ्योरम 6.6 तभी लग पाएगा जब दोनों ट्रायंगल क्या हो, समरूप। तो ये दोनों ट्रायंगल समरूप है नहीं, तो हमको क्या करना है ना, इन दोनों ट्रायंगल को पहले समरूप दिखाना है। हमारा टारगेट है ट्रायंगल ABC को समरूप दिखाना है ट्रायंगल DEF के। हमने सोचा कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF समरूप कैसे दिखा सकते हैं। अगर कोण B बराबर हम कोण दिखा दें D के, अगर ये वाला कोण इस कोण के बराबर आ जाए। अभी हम सोच रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल समरूप हो कैसे सकता है, ये बराबर होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, ये अभी हम आपको बाद बताएंगे। हमने सोचा ना कि कोण B अगर D के बराबर आ जाए और कोण C F के बराबर आ जाए, कोण C बराबर F के आ जाए, तो कोण कोण समरूपता से दोनों ट्रायंगल समरूप हो जाएंगे। और जब समरूप हो जाएंगे तो हम इसमें थ्योरम 6.6 लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो यहां पर कोण B बराबर D और कोण C बराबर कोण F लाना है। अब ये कैसे लाना है, यही इसमें दिमाग लगाना है। तो कोण B और D कब बराबर आ सकते हैं, ये वाला कोण बराबर कब आ सकता है, और कोण C और कोण F ये कब बराबर आ सकता है। ठीक, ये समझिएगा। अगर ट्रायंगल ADF और ट्रायंगल ABC को हम कुछ भी करके समरूप दिखा देना, तो कोण B बराबर D आ जाएगा, कोण C बराबर F आ जाएगा। कैसे आ जाएगा अभी देखिएगा। क्या करना है, पहले हमको ट्रायंगल ADF को समरूप दिखाना है ट्रायंगल ABC के। क्यों दिखाना है, क्योंकि जैसे ही ADF समरूप हो जाएगा ABC के, तो कोण B बराबर कोण D आ जाएगा, कोण C बराबर कोण F आ जाएगा, और जैसे ही बराबर आ जाएगा तो ट्रायंगल ABC समरूप हो जाएगा ट्रायंगल DEF के। और अगर ऐसा हो गया तो थ्योरम 6.6 से हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, ट्रायंगल ADF को समरूप दिखाना है ABC के। ट्रायंगल ADF व ट्रायंगल ABC में कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ, देखिए यहां पर लिखा AD, तो AD बराबर हाफ AB होगा कि नहीं, क्योंकि देखिए AD जो है AB का आधा भाग है। ठीक, ये देखिए पूरा है, पूरा हमारा AB है, और यहां से यहां तक हमारा AD है, और हमने आपको बताया ये मध्य बिंदु है ना, तो BD बराबर AD होगा। तो ये पूरा है, AB हमारा पूरा है और ये हमारा आधा है, तो AB बराबर 2AD हो जाएगा, या फिर AD बराबर 1/2AB हो जाएगा। ठीक, क्योंकि देखिए ये आधा है ना AB का, इसलिए AD बराबर हाफ AB। AB देखिए यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसको हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि हम सोच रहे हैं ना कि ये वाली भुजा और ये पूरी भुजा का अनुपात बराबर आ जाएगा, तो हम ट्रायंगल ADF समरूप दिखा पाएंगे ट्रायंगल ABC के, क्योंकि दो भुजा का अनुपात बराबर आ जाएगा और एक हमारा कोण बराबर है, तो SAS से हमारा समरूप हो जाएगा। ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। अब देखिए AF
AF जो है AC का आधा है, क्योंकि F मध्य बिंदु है, तो AF जो होगा AC का आधा होगा पूरे का। AF देखिए यहां पर है ना, और AC पूरा यहां से यहां तक है, और ये मध्य बिंदु है, तो AC बराबर 2AF लिख सकते हैं, या फिर AF बराबर 1/AC लिख सकते हैं। क्योंकि अगर हम AC देखिए यहां से यहां तक है, अगर हम AC का आधा कर दें, AC देखिए यहां से यहां तक है, इसका हम अगर आधा कर दें, आधा देखिए यहां पर है, तो इसका जब हम आधा कर देंगे तो हमारा AF नहीं बचेगा, वही चीज हमने किया है, तो AF बराबर हाफ AC, AF बराबर हाफ AC। ठीक, AC देखिए यहां पर मल्टीप्लाई करा है, उधर जाएगा डिवाइड। अब देखिए यहां पर भी 1/2 है, यहां पर भी 1/2 है। हमने आपको बताया था कि अगर दो समीकरण दिए हुए हों, अगर दोनों में एक पक्ष बराबर है तो दूसरा भी आपस में क्या होगा, बराबर। 1/2 यहां पर है, 1/2 यहां पर है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। समीकरण 2 व 3 से AD अपॉन AB बराबर AF अपॉन AC। तो देखिए दो भुजा का अनुपात बराबर आ गया और एक कोण बराबर आ गया, कोण A बराबर कोण A, तो SAS समरूपता नियम से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, समरूप। ट्रायंगल ADF समरूप ट्रायंगल ABC। और हमने आपको बताया था कि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक, तो ADF ABC का संगत कोण B का संगत कोण D होगा, C का संगत कोण F होगा, तो कोण B बराबर कोण D, कोण C बराबर कोण F। अब हम कंपैरिजन करा देंगे ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF में। देखिए हमको इतना सारा प्रोसेस इसलिए करना पड़ा ना, क्योंकि हमको कोण B बराबर कोण D लाना पड़ा, कोण C बराबर कोण F लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ा, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर आ जाएंगे तभी तो हमारा कोण कोण समरूपता नियम से दोनों ट्रायंगल समरूप हो पाएंगे, और जैसे ही समरूप हो जाएंगे तो हम थ्योरम 6.6 से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो ट्रायंगल ABC व ट्रायंगल DEF में कोण B बराबर कोण D, कोण B जो है कोण D के बराबर है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल समरूप हैं, और जब समरूप हैं तो संगत कोण बराबर होंगे। कोण C बराबर कोण F, तो कोण कोण समरूपता नियम से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, समरूप। ABC समरूप ट्रायंगल DEF। अब जब दोनों ट्रायंगल समरूप हो गए तो हम इसमें थ्योरम 6.6 लगा सकते हैं। अब हम इसमें थ्योरम 6.6 लगाएंगे। ठीक, एरिया ट्रायंगल DEF बटे एरिया ट्रायंगल ABC बराबर, तो अगर हम थ्योरम 6.6 के अनुसार लिखते हैं तो दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं, अगर उनका क्षेत्रफल का अनुपात निकाला जाए तो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। लेकिन हमने आपको बताया था शुरू शुरू में ही कि इस क्वेश्चन में मध्य बिंदु प्रमेय लगेगा, मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा, तो हमको मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार ही थ्योरम 6.6 लगाना है। मतलब कि देखिए यहां पर लिखा है DE ना, तो इस त्रिभुज में देखिए DE यहां पर है, तो DE अपॉन DE बटे BC लिखेंगे, क्योंकि हमको इस थ्योरम में मिड पॉइंट थ्योरम लगाना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो पाएगा। ठीक, और हमने आपको बताया था मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार DE बराबर हाफ BC होगा, या फिर BC बराबर 2DE होगा। ठीक, तो हम इस DE के जगह पे DE बराबर 1/2 BC है ना, तो हम इस DE के जगह पे लिखेंगे
1/2 BC। वन अपॉन टू BC, यहां पर अपॉन BC है, BC लिख दीजिए। BC से BC कैंसिल, तो एरिया ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ट्रायंगल ABC बराबर BC कट गया ना, तो हमारा आया 1/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर करेंगे हमारा जाएगा 1/4। अगर इसको रेशियो में बदलना चाहते हैं तो रेशियो में बदल दीजिए। आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो इसमें देखिए लिखा है दो समरूप त्रिभुज, तो हमने दो ऐसा त्रिभुज बनाया है जो आपस में समरूप हैं, एक ABC और दूसरा PQR। और फिर लिखा है कि इनकी संगत माध्यिका, तो मतलब कि इसमें माध्यिका भी है, तो हमने एक माध्यिका AD खींचा और दूसरी माध्यिका PM खींचा। ठीक, अब समझ लीजिए माध्यिका होता क्या है। माध्यिका जिस रेखा पर पड़ता है उसे दो बराबर भागों में बांटता है। तो देखिए ये माध्यिका है AD, तो BC रेखा को दो बराबर भागों में बांटेगा, मतलब कि ये वाली रेखा इस रेखा के बराबर होगी। ठीक, यहां पर ऐसे लिख भी दीजिएगा चाहे, BD बराबर CD, ये वाली रेखा इस रेखा के बराबर होगी, क्योंकि AD माध्यिका है। माध्यिका दो बराबर भागों में जिस रेखा पर पड़ती है उसे दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक, इसी प्रकार इस ट्रायंगल में PQR में भी PM हमारा माध्यिका है, तो ये भी दो बराबर भागों में बांटेगा। तो इसको भी लिख लीजिए, QM बराबर MR। ठीक, अभी तक तो हम लोग ये जानते थे कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इसमें देखिए क्या है, हमको संगत भुजा को ना दिखा करके AD बट्टे PM मतलब माध्यिकाओं का अनुपात का वर्ग प्रूफ करना है। ठीक, प्रमाण। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे ना, ट्रायंगल ABD, ये वाला ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQM को समरूप दिखाएंगे। अभी हम इसका कारण बताते हैं क्यों हम ABD और PQM को समरूप दिखा रहे हैं। ठीक, ट्रायंगल ABD व ट्रायंगल PQM में कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q क्यों होगा। ठीक, कोण B कोण Q के बराबर क्यों होगा, क्योंकि ट्रायंगल ABC समरूप है ट्रायंगल PQR के, और हम जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल समरूप हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा, कोण A बराबर कोण P हो जाएगा, कोण C बराबर कोण R हो जाएगा। लेकिन हमको जरूरत किसकी है, कोण B और कोण Q की, क्योंकि इसी दोनों ट्रायंगल को तो हमको समरूप दिखाना है ना, इसलिए। तो आप चाहे ब्रैकेट में लिख भी दीजिए, ट्रायंगल ABD समरूप ट्रायंगल यहां पर C लिखिए, ABC, ये वाला ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल ABC PQR के समरूप है, तभी तो कोण B बराबर कोण Q है। ठीक, देखिए ये दोनों ट्रायंगल समरूप हैं, ABC और PQR समरूप है ना, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर दो ट्रायंगल समरूप हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो
ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल समरूप हैं, क्वेश्चन में दिया गया है, और जब समरूप हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। वही चीज इसमें हमने लिखा है। ठीक, एक काम कीजिए ना, इसको काट दीजिए। क्यों काट दें? क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। अभी हम आपको इसका भी कारण बताते हैं, इसको हमने यूज क्यों नहीं किया। क्योंकि इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि हमको ट्रायंगल ए बी डी और पी क्यू एम को समरूप दिखाना है ना। ए सी देखिए यहां पर है और पी आर यहां पर है। ठीक, ए बी बटे पी क्यू बराबर, अब यहां पर देखिए लिखा है बी सी और यहां पर लिखा है क्यू आर। तो हम बी सी और क्यू आर का वैल्यू ऐसा निकालेंगे कि हमारा ट्रायंगल ए बी डी में हमारी कोई भुजा है। ठीक, जैसे बी डी आ जाए, इसी प्रकार हम क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे। और क्यू आर का वैल्यू इस प्रकार निकालेंगे कि ट्रायंगल पी क्यू एम में हमारी कोई भुजा है, मतलब कि क्यू एम आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, बी सी बराबर, देखिए बी सी यहां से यहां तक है, तो बी सी बराबर हम बी डी प्लस सी डी लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एडी माध्यिका है तो दो बराबर भागों में बांटेगी। बीसी पूरा हमारा यहां से यहां तक है, तो हम बीडी प्लस सी डी लिख सकते हैं, क्योंकि बीडी और सी डी को जोड़ेंगे हमारा बीसी आ जाएगा। ठीक, बीसी बराबर, हमने आपको बताया था कि इस बीसी को हटा करके हमको ट्रायंगल ए बी डी की कोई भुजा लाना है। ठीक, तो देखिए हम इस सी डी के जगह पे बी डी लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि बी डी बराबर सी डी है, तो हम इस सी डी के यहाँ पे बी डी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि बी डी सी डी के बराबर है। तो यहां पर लिख दीजिए बी डी, बी डी बी डी टू बी डी, बी सी बराबर टू बी डी। तो हम बी सी के यहाँ पे टू बी डी लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इस बी सी के जगह पे टू बी डी लिखेंगे। बटे, एक चीज हमने आपको नहीं बताया कि देखिए बी सी बराबर बी डी प्लस सी डी है, तो देखिए हमने इस सी डी के जगह पे हमने बी डी लिखा, तो क्या हम इस बी डी के जगह पे सी डी भी लिख सकते थे? इस बी डी के जगह पे हम सी डी भी लिख सकते थे, क्योंकि बी डी सी डी के बराबर है। हमने इसलिए नहीं किया ना, इस बी डी के यहाँ पे सी डी इसलिए नहीं लिखा ना, क्योंकि अगर बी सी बराबर यहां पर सी डी लिख देते, यहां पर सी डी लिख देते, तो सी डी टू सी डी आ जाता। तो सी डी देखिए हमारा इस ट्रायंगल में आ रहा है ना, सी डी देखिए हमारा ए डी सी में आ रहा है, जबकि हमको इसकी आवश्यकता ही नहीं है। हमको तो ट्रायंगल ए बी डी को समरूप दिखाना है पी क्यू एम के। ठीक, इसलिए हमने इस बी डी के जगह पे सी डी नहीं लिखा, बल्कि इस सी डी के जगह पे बी डी लिखा। इसलिए इस सी डी जहां बी डी लिखा, क्योंकि बी डी टू बी डी आ जाएगा और बी सी बराबर टू बी डी आ गया, तो हम को बी डी की आवश्यकता थी, इसलिए हमने ऐसा किया। इसी प्रकार क्यू आर बराबर, क्यू आर बराबर क्यू एम प्लस एम आर। क्यू आर बराबर क्यू एम प्लस, इस एम आर के जगह पे हम क्यू एम लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि एम आर बराबर क्यू एम है ना, तो हम इस एम आर के जगह क्यू एम लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख दीजिए क्यू एम। आप लोग सोच रहे होंगे इस क्यू एम के जगह पे हमने एम आर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि क्यू एम बराबर एम आर है ना, तो हम इस क्यू एम के जगह पे एम आर भी तो लिख सकते थे। यहां पर एम आर आता, यहां पर भी एम आर आता, एम आर टू एम आर। लेकिन हमको ट्रायंगल पी क्यू एम को समरूप दिखाना है, ना कि पी एम आर को। अगर हम यहां पे क्यू एम के जगह पे एम आर लिख देते तो टू एम आर आ जाता है। एम आर तो हमारा इस ट्रायंगल में आ रहा है। ठीक, इसलिए हमने इस एम आर के जगह पे क्यू एम लिखा, इस एम आर के जगह क्यू एम लिखा। क्यू आर बराबर टू क्यू एम, तो हम इस क्यू आर के जगह पे टू क्यू एम लिख सकते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे टू क्यू एम, तो टू से टू कैंसिल। अब देखिए भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है और एक कोण देखिए हमारा बराबर आ रहा है। देखिए ए बी
बट्टे पी क्यू। यहां पर देखिए ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी डी बट्टे क्यू एम। दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है और कोण बी कोण क्यू के बराबर है, तो ये भुजा है, ये भुजा है, ये कोण है, तो एस ए एस समरूपता नियम से ट्रायंगल ए बी डी समरूप ट्रायंगल पी क्यू एम। और हमने आपको बताया था कि अगर दो ट्रायंगल समरूप है तो उनके संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो यहां पर देखिए ट्रायंगल ए बी डी पी क्यू एम, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। तो ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी डी बट्टे क्यू एम बराबर ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी डी की संगत भुजा क्यू एम, तो बी डी बट्टे क्यू एम बराबर ए डी बट्टे पी एम, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमने समरूप दिखाया है ना, ए बी डी पी क्यू एम, तो इनके संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर। ठीक, तो ए डी बट्टे पी एम हो जाएगा, ए डी बट्टे पी एम। ए डी बट्टे पी एम। हमने आपको कहा था कि अभी हम आपको कारण बताएंगे कि ट्रायंगल ए बी डी और पी क्यू एम को समरूप क्यों दिखाया गया है। इसलिए समरूप दिखाया गया है ना, क्योंकि देखिए हमको लाना था ए डी बट्टे पी एम का स्क्वायर, तो हमको ए डी अपॉन पी एम में कुछ रिलेशन लाने के लिए हमने ऐसा किया। अब देखिए ए डी बट्टे पी एम बराबर ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी डी अपॉन क्यू एम के बराबर आ गया। रिलेशन बनाने के लिए हमने ऐसा किया। अब देखिए ए डी अपॉन पी एम बराबर ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी डी अपॉन क्यू एम आ गया। अब हम थ्योरम 6.6 लगाएंगे, क्योंकि ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के समरूप है, क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसमें हम थ्योरम 6.6 लगा सकते हैं। ठीक, तो थ्योरम 6.6 प्रमेय 6.6 से, तो एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर थ्योरम 6.6 के अनुसार अगर दो ट्रायंगल समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो थ्योरम 6.6 के अनुसार दोनों त्रिभुज अगर समरूप हैं तो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होंगे, मतलब ए बी बट्टे पी क्यू, यहां स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक, एरिया ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर, देखिए यहां पर ए डी बट्टे पी एम बराबर है ए बी बट्टे पी क्यू के, तो हम इस ए बी अपॉन पी क्यू के जगह पे ए डी अपॉन पी एम लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है ए डी अपॉन पी एम के। ठीक, यहां पे लिख दीजिए ए डी अपॉन पी एम, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर लग जाएगा। यही हमको प्रूफ करना था, देखिए हमको यही प्रूफ करना था ना, प्रूफ हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो इसमें देखिए लिखा है एक वर्ग, तो हम एक वर्ग बना लेते हैं। एक वर्ग की सभी भुजा क्या होती है, बराबर। तो अगर इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर की होगी तो ये भी 10 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर का होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन में हमारा लंबाई तो दिया नहीं गया है, तो अगर हम इस भुजा की लंबाई y माने तो ये भी भुजा क्या होगी, y ही होगी। इसी प्रकार ये भी भुजा क्या होगी, y होगी। इसी प्रकार ये भी भुजा y होगी। और वर्ग के सभी कोण 90 अंश के होते हैं, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ठीक, क्वेश्चन में देखिए आपकी क्या लिखा है ना, कि एक वर्ग की किसी भुजा पर
देखिए हमारा वर्ग यही है, इसके किसी भी भुजा पर, कोई सी भी भुजा मान लीजिए हम ये वाली भुजा मान लेते हैं, इस भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, यहां पर एक त्रिभुज बनाया गया है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसके सभी भुजा बराबर होती है। ठीक, जैसे एक ट्रायंगल है, अगर ये 5 सेंटीमीटर का है, अगर ये त्रिभुज समबाहु है ना, तो इसके सभी भुजा क्या होंगे? बराबर। अगर आधार हमारा 5 है तो ये भी भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर की होगी, ये भी भुजा हमारी क्या होगी? 5 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा बराबर होती है। इसी प्रकार ये देखिए हमारा ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है ये समबाहु ट्रायंगल है, तो ये देखिए हमारी y भुजा की लंबाई है। इसी प्रकार ये भी हमारी y होगी, ये भी हमारी y होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर भी 5 होगा। इसी प्रकार ये भी समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर इसकी लंबाई y है तो इसकी लंबाई भी y होगी, इसकी लंबाई भी y होगी। ठीक, और आपके क्वेश्चन में लिखा है वर्ग के एक विकर्ण पर, मतलब वर्ग के किसी एक विकर्ण पर, तो वर्ग का विकर्ण हम खींच लेते हैं। एक विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, ये देखिए वर्ग का विकर्ण है ना, इस पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, तो हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ये भी समबाहु त्रिभुज है। ठीक, सॉरी चित्र सही से नहीं बन पाया, ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी लंबाई तो हमको नहीं पता है। यहां पर देखिए y था, यहां पर y आ गया, यहां पर y आ गया, लेकिन इस ट्रायंगल में जो भुजा की लंबाई हमारी नहीं दी गई है, तो हम इसको x मान लें। अगर ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा बराबर होती है। यहां पर भी x होगा। नाम लिख लीजिए, a b c d e लिख दीजिए। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है ना, यहां लिखा है कि वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग की किसी एक भुजा पर बनाई गई त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वर्ग की एक भुजा पर बनाई गई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए वर्ग है, वर्ग की भुजा पर बनाया गया क्षेत्रफल हमारा यही तो होगा, CDE। तो एरिया ट्रायंगल CDE बराबर लिखा है वर्ग कि एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो वर्ग के विकर्ण पर बनाया गया त्रिभुज कौन सा है? ABC है, तो एरिया ट्रायंगल ABC ये आधा होगा, मल्टीप्लाई 1/2 कर दीजिए या फिर 1/2 पहले लिख लीजिए। ठीक, यही हमको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है ये हमको। फिर से समझ लीजिए, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है ना कि जो ट्रायंगल है जो भुजा पर बना है उसका क्षेत्रफल CDE बराबर होगा जो वर्ग के विकर्ण पर जो त्रिभुज बना है उसके आधे के बराबर होगा। तो ABC आधा हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में ये हमको प्रूफ करना है, तो इसलिए हमने ऐसा लिख दिया प्रमाण। हमने सोचा ना कि इसमें देखिए यहां पर भी एरिया है, यहां पर भी एरिया है, तो हम थ्योरम 6.6 लगा सकते हैं, प्रमेय 6.6 से। एरिया ट्रायंगल CDE बटे एरिया ट्रायंगल ABC। ठीक है, हमने थ्योरम 6.6 लगा तो दिया, लेकिन क्या ये दोनों ट्रायंगल समरूप हैं? इसको देखना पड़ेगा। ABC और CDE समरूप है कि नहीं? अगर ये दोनों समरूप होंगे तभी हम थ्योरम 6.6 लगा पाएंगे। तो देखते हैं क्या ये दोनों ट्रायंगल समरूप हैं कि नहीं। तो देखिए ट्रायंगल CDE कहां पर है? CDE और ट्रायंगल ABC है, ABC। ये दोनों ट्रायंगल समरूप होंगे। क्यों समरूप होंगे? क्योंकि दोनों ही समबाहु त्रिभुज हैं और समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाओं के बीच जो कोण बनता है 60 अंश का बनता है।
यहां पर भी 60 होगा, यहां पर भी 60 होगा, यहां पर भी 60 होगा। मतलब समबाहु त्रिभुज में जितने भी भुजाओं के बीच जो कोण बनता है ना, 60-60 सब में बनता है। ये समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है। तो कोण C बराबर कोण A बराबर 60 अंश। इसी प्रकार कोण D बराबर कोण B बराबर 60 अंश। कोण E बराबर कोण C बराबर 60 अंश। कोण कोण समरूपता से दोनों ट्रायंगल समरूप हो जाएंगे। ठीक, तो हम इसमें थ्योरम 6.6 लगा सकते हैं क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल समरूप हैं। हम इसमें थ्योरम 6.6 लगाएंगे। थ्योरम 6.6 के अनुसार अगर दो ट्रायंगल समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो CDE, तो देखिए CD लिखा है ना, तो CD बटे CD की संगत भुजा BE है ना, BE लिख दीजिए। BE का स्क्वायर बराबर DE बटे BC का स्क्वायर हो जाएगा बराबर CE या EC बटे AC हो जाएगा। CE की संगत भुजा AC है ना, AC। इसको हम प्रयोग में नहीं लेंगे, इसका भी हम आपको रीजन बताएंगे कि हम इन दोनों का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, काहे हम इसका ही प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, एरिया ट्रायंगल CDE अपॉन एरिया ट्रायंगल ABC बराबर, यहां पर देखिए लिखा DE, तो DE की लंबाई देखिए कितना है, y है। तो हम इस DE के जगह पे y लिख सकते हैं, यहां पे लिख दीजिए y बटे यहां लिखा है BC की लंबाई कितनी है, BC हमारा x है ना, यहां पर x लिख दीजिए। ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए। हम क्या करेंगे ना, इस x का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसको समझिएगा। ठीक, x देखिए हमारा यहां पर है। हम ट्रायंगल BDC में से x का मान निकालेंगे। ट्रायंगल BDC, यहां पर देखिए BC x है ना, यहाँ x लिख दीजिए, यहाँ y लिख दीजिए, यहाँ y लिख दीजिए, और यहाँ पर 90 अंश का कोण। अब हम यहां से पाइथागोरस प्रमेय लगा करके x का वैल्यू निकालेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो इसमें हमारा कर्ण क्या है, x है ना, तो x का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार y है और लंब हमारा y है। तो y स्क्वायर जोड़ेंगे हमारा आ जाएगा 2y स्क्वायर, और यहां पर देखिए वर्ग है, उधर जाएगा वर्गमूल, तो अंडर रूट 2y स्क्वायर। तो x बराबर अंडर रूट 2 का वैल्यू कितना होगा, अंडर रूट 2 का वैल्यू अंडर रूट 2 ही होगा, और अंडर रूट y स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, अंडर रूट y स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, y होगा। क्यों y होगा, क्योंकि देखिए अगर अंडर रूट 6 स्क्वायर लिखा है तो इसका वैल्यू 6 ही तो होगा, क्योंकि देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे रूट 36 आएगा, रूट 36 का वैल्यू 6 होता है ना, इसलिए। इसी प्रकार यहां पर देखिए y स्क्वायर लिखा है रूट में, तो इसका वैल्यू कितना होगा y, वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है y अपॉन, यहाँ पर x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू आया है रूट 2y लिख दीजिए। y से y कैंसिल, एरिया ट्रायंगल CDE बटे एरिया ट्रायंगल ABC बराबर y से y कैंसिल हो गया ना, तो हमारा बचा 1/√2 का स्क्वायर। अब 1/√2 का स्क्वायर करेंगे हमारा आएगा 1/2, क्योंकि √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आएगा 2। ठीक, तो एरिया ट्रायंगल CDE बराबर, इसका करेंगे वर्गमूल तो 1 का 1 ही आएगा और √2 का 2 आ जाएगा। अब देखिए एरिया ट्रायंगल ABC देखिए यहां पर भाग हो रहा है ना, तो वहां जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, एरिया
ट्रायंगल सी डी ई बराबर 1/2 इंटू एरिया ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि यहां पर देखिए एरिया ट्रायंगल सी डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल एबीसी बराबर 1/2 था ना, तो देखिए यहाँ पर एरिया ट्रायंगल एबीसी भाग हो रहा था, वहां जाएगा मल्टीप्लाई हो गया। यही चीज हमने यहाँ पर किया है। यही चीज देखिए हमको प्रूव भी करना था ना, यही चीज हमारा प्रूव हो गया। इसके बाद क्वेश्चन 8, 9 आप लोग कर लीजिएगा, ऑप्शनल क्वेश्चन है, अगर नहीं आएगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा।